अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद सब बच्चे बखैरियत होंगे। बेटे प्रोफेसर जाहिद जी मैं आपसे मुखातब हूँ एमके प्रेप यूट्यूब चैनल से। बेटे हमने ये सीरीज शुरू की है केमिस्ट्री टॉपिक्स की, जिसमें हम बच्चों को गाइड करते हैं कि हमारे पास जो केमिस्ट्री के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें एग्जाम में एमसीक्यू आमतौर पर फ्लोट करता है पीपीएससी में, केपीपीएससी में, एफपीएससी में। हमारे पास जो बलूचिस्तान जो कमीशन है, जहाँ जहाँ इवन एजे के पीएससी जो है, वहाँ पे एग्जाम में आमतौर पे ये जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें एमसीक्यू फ्लोट करते हैं, हमारे सारे को ऑब्जर्व करते हैं। तो आज बच्चे हमारा टॉपिक है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी बात करते हैं। पहली बेटी बात, व्हाट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। देखिए इसमें हम ये कहते हैं हमारे पास जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, या अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो ये क्या इन्वायरमेंट है क्या। ये कहते हैं हमारे जो अर्थ है ये बेटे 4.5 ईयर जो बिलियन ईयर पहले ये हमारे पास मार्ज वजूद में आई थी। हम कहते हैं कि हमारे पास जो अर्थ है इसका जो टाइम है वो क्या 4.5 बिलियन ईयर पहले है। एक बात, इतने पहले पहला हमारे पास पहले ये क्या था, एक हॉट बॉल था। तो इसमें लाइफ पॉसिबल नहीं थी, अमोनिया गैस वगैरह मौजूद थी, बट देयर वाज नो ऑक्सीजन, देयर वाज नो वाटर। लेकिन आहिस्ता जो जो हमारे पास जो है वो आहिस्ता ठंडी होना शुरू हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस क्रिएट आना शुरू हो गई, वाटर वेपर बाद में बनना शुरू हो गई, तो फिर उसके बाद क्या लाइफ पॉसिबल हो गई और लाइफ सस्टेन करना शुरू हो गई। और जो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में जो गैसेस के आने से, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हमारे यहाँ जो अर्थ है इसमें लाइफ पॉसिबल हो गई। अब हमारे पास जो लाइफ है बेटे, उस लाइफ के अब डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। अब वो जो हमारे पास लाइफ के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स वो कौन कौन से हो सकते हैं उसमें देखिए, जैसे हमारा जियोस्फीयर है या लिथोस्फीयर है। इसका कंसर्न किससे है, सॉलिड अर्थ से है। लाइक हमारे पास जो है वो ज़मीन जो है, जो आपके यहाँ जिस पे आप घूम रहे हैं, इसके जो नीचे वाला एरिया है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। फिर हाइड्रोस्फीयर, इसका ताल्लुक बेटे किससे, वाटर से है। कायनात में जहाँ जहाँ हमारे पास अर्थ में जहाँ जहाँ पानी मौजूद है वो सारी किस्में आएगा हाइड्रोस्फीयर में आएगा। चाहे वो ग्लेशियर है, चाहे वो हमारा फ्रेश वाटर है, चाहे वो मेरीन वाटर है, सारा किस्में आएगा वो हाइड्रोस्फीयर में आएगा। फिर एटमॉस्फेयर है, एयर, जिसका हमने आज बात करनी है। और चौथी बात बेटे बायोस्फीयर, जहाँ पे क्या है ऑल लिविंग थिंग अवेलेबल हैं, जैसे हमारे अर्थ है क्या है वो एक ओवरऑल सारा बायोस्फीयर है। तो अब जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री उसका ताल्लुक किससे है, इसका ताल्लुक है स्टडी ऑफ डील ऑफ ऑल दीज नेचुरल सिस्टम, और उनकी इंपॉर्टेंस देखनी है और उनके इंटरेक्शन देखने हैं, और उसमें जो चेंजेस आती हैं ड्यू टू ह्यूमन, ड्यू टू सर्टन कैटास्ट्रॉफिक जो इन्वायरमेंट है उसमें जो चेंज आएंगे हम उसकी बात करेंगे। अब देखिए व्हाट इज एटमॉस्फेयर, द थिक प्रोटेक्टिव लेयर। हमारे पास जो जहां आप लोग रह रहे हैं जमीन के ऊपर जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसने क्या किया है जमीन को एज अ ब्लैंकेट सराउंड किया, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। द थिक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ एयर और गैसेस अराउंड द अर्थ विच हेल्प द सस्टेन लाइफ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक्ट एज प्रोटेक्टिव शील्ड अराउंड द अर्थ, मेकिंग द यूनिक इन द सोलर सिस्टम। तो बेटे मेद माजी हमारे पास जो जो अर्थ है उसने जो सराउंड किया हुआ है हमें, जो बाहर से यूवी रेडिएशंस मौजूद हैं, बाहर हमारे डिफरेंट रेडिएशंस मौजूद हैं, उनसे अर्थ को बचा के रखा है। किसने बचा, वो एटमॉस्फेयर ही है। अब जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे जो अर्थ के हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के हैं, अगर हम उनकी बारी बारी बात करें तो देखिएगा उसमें हमारे जो इसमें मेजर जो कंपोनेंट्स हैं उसमें अगर देखते हैं कि हमारी उसमें कुछ गैसेज हैं। और गैसेज में यहाँ पे एक छोटा सा एमसीक्यू एग्जाम में आता होता है, वो एमसीक्यू देखिएगा कि हमारे पास ये जो गैसेज हैं इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी दो गैसेज मौजूद हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं। और व्हाट इज द टोटल कंसंट्रेशन, व्हाट इज द टोटल मैस ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे पास क्या है जी 4.5 10 की पावर 15 टन जो है हमारे मैट्रिक टन, इसमें हमारे जो अर्थ है उसमें गैसेज का एक प्रॉपर वॉल्यूम मौजूद है। और क्या जो जो बच्चे आप ऊपर जाते जाएंगे, जो जो आप लोग टूवर्ड्स स्पेस जाएंगे, हमारी ये जो कंसंट्रेशन ऑफ एयर है, जो हमारे पास कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर ये कम होती जाती है, गैसिक कंसंट्रेशन कम होती जाती है। और जब आप टूवर्ड आयोनोस्फेयर चले जाते हैं, टूवर्ड थर्मोस्फेयर चले जाते हैं, हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेज की ऑलमोस्ट नील होती जाती है। अब इसमें ये देखते हैं हमारी ये जो गैसेज हैं बेटे, इसमें देखिएगा आप, इसमें जो मेजर हमारा कंपोनेंट वो कौन है, नाइट्रोजन, जो 78% है। यहाँ मैंने एक बात बतानी है बच्चों को, जो 78% नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये टोटल हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका कितना होता है, प्रेशर 1 atm। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारा टोटल जो हमारा अर्थ है, जो ये सारा इसमें इसका एटमॉस्फेयर हमारे पास आमतौर पर इसका जो टोटल प्रेशर होता है एट सी लेवल वो कहता है 1 atm, जो किसके बराबर होता है, हमारे पास 760 टॉर्क के बराबर होता है। अब जब 760 टॉर्क के बराबर है तो हम कहते हैं 760 टॉर्क जो प्रेशर वो असल में किसने बनाया है, गैसेज बनाया हुआ है। और हम ये कहते हैं कि अगर आपने इसकी परसेंटेज देखनी है तो हम ये 78% है। मतलब हमारे पास अगर हम कहते हैं 78% नाइट्रोजन है तो परसेंट मतलब क्या होगा, 100। और यहाँ क्या कहेंगे हम, यहाँ पे इसको 760 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या जो एस एच जो वैल्यू 592 टार आ जाती है, 592 टार आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल 760 हमारे पास जो एटमॉस्फेयर का जो टोटल हमारा एक प्रेशर है, जो टॉर 760 टॉर है, मिलीमीटर मरकरी है, उसमें व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, वो हमारी क्या आती है 592 टॉर आती है। ऐसा हम लोग कहते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑलमोस्ट 21% है, तो हम कहेंगे 21% डिवाइडेड बाई 100। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको बच्चा आप 760 जब आप लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर वो क्या आएगा 159 टॉर आएगा। और ये आपने बहुत दफा पढ़ा होगा कि हमारे पास जो 159 टॉर है, द अर्थ या हमारे पास एटमॉस्फेयर कंटेन 159 टॉर, हमारे लंग्स में 116 टॉर होता है, तो तभी हमारी ऑक्सीजन क्या करती है, बाहर से हमारे जो लंग्स वहां रश करती है, वहां पे आती है। बट वजह यही है, ठीक है। अब बाकी हमारे गैसेस कम है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नियॉन, हीलियम, ओजोन, अदर वगैरह कम है। और देखिए बेटा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत थोड़ी है, 0.03% है। इसका बेटा मतलब क्या है कि ये जो परसेंटेज बहुत कम है, इसकी बेटा परसेंटेज कम होने की वजह से हम कहते हैं कि जो जो हमारे जो अर्थ है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वहाँ खराबी आती है, इसकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। तो बेटा इसकी परसेंटेज बढ़ने से हमारी इन्वायरमेंट का टोटल माहौल ख़राब हो रहा है, टोटल हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें सारी तबाही हो रही है। क्योंकि जो CO2 है, इट एक्ट एज ब्लैंकेट, ये एज अ कंबल के तौर पे काम करती है, ब्लैंकेट के तौर पे काम करती है। ये क्या करती है, अर्थ को सराउंड कर देती है। उससे क्या होता है कि हमारे पास जो है जब ऊपर से रेडिएशंस आती हैं, तो जब वापस जाती है टकरा के ज़मीन से वापस नहीं जा पाती, और वो क्या करती हैं, वो जो अर्थ है उसका इन्वायरमेंट को ऐसा गर्म करेंगे, जिससे क्या होंगे, ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएंगे। हमारे पास जो है ज़मीन पे इन्वायरमेंट बदलेगा, पानी ज़्यादा चला जाएगा टूवर्ड्स जो ओशंस हैं, क्योंकि जब हमारे पास ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पानी कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास उसमें रिवर्स में, रिवर कहाँ जाएंगे, अल्टीमेटली हमारे समंदरों में जाएंगे, और समंदरों में हमारा लेवल अप हो जाएगा। तो ये सारा बेटे काम कौन, CO2 खराब कर रही है, ठीक है। अच्छा बाकी देखिएगा उसके बाद हमारे पास जो है बाकी गैसेज भी हैं। आर्गन नंबर 3 पे है, कार्बन डाइऑक्साइड नंबर 4 पे, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, ओजोन एक्सेट्रा। और मजे की बात देखिए जो ओजोन है, इसकी बेटे परसेंटेज बहुत थोड़ी है। तो हमारे पास ये ओजोन क्या करती है असल में, ओजोन बेटे आगे इसकी आगे स्ट्रेटिफिकेशन है। ओजोन हमारे पास जो है ऐसा उसके आगे लेयर्स मौजूद हैं, कहाँ पे, इन्वायरमेंट के, जिसकी हम बात करने लगे हैं। अब इसमें देखिएगा सबसे मेजर पोर्शन किसका है, नाइट्रोजन 78%, बाकी ऑक्सीजन 21% और बाकी गैसेज ना होने के बराबर है। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये बेटे परसेंट एग्जाम में आ जाती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगली बात आ गई हमारे पास जी, व्हाट आर द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अच्छा लेयर में देखिएगा हमारे जो लेयर्स हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ट्रोपोस्फेयर, हमारे जो हेड के ऊपर कौन सी लेयर है, डेट ट्रोपोस्फेयर। फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर नंबर 3 मीजोस्फेयर है, नंबर 4 थर्मोस्फेयर है या आयोनोस्फेयर से कहते हैं। हम जो अगर बेटे एग्जाम में MCQ आता है, द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज अबव आवर हेड, डेट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। फिर एग्जाम में जो सवाल आता है हमारे पास, द लास्ट जो हमारे पास जो लेयर है एटमॉस्फेयर, वो कौन सी है, जो किसको फेस करती है, सन को, वो हमारी क्या होगी, थर्मोस्फेयर या आयोनोस्फेयर। अगर कहा जाए हमारे पास सबसे जो कम जो कंसंट्रेशन कहाँ पे होगी, हमारा जवाब क्या आएगा, थर्मोस्फेयर में सबसे कम कंसंट्रेशन किसकी होगी, गैसेस की, ना होने के बराबर, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो हमारी कंसंट्रेशन कहाँ होगी, ट्रोपोस्फेयर में होगी। तो ये एग्जाम में ऐसा जैसे MCQ फ्लोट कर देते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर आ गया, स्ट्रेटो आ गया, मीजो आ गया, उसके बाद थर्मोस्फेयर आ गया, आयोनोस्फेयर आ गया। कहते हैं हेयर विल यू स्टडी ओनली 2 लेयर, कौन से, ट्रोपो और स्ट्रेटो। वाई, बिकॉज हमारा बेटे कंसर्न ज्यादा इससे है, हमारी गैसेस, हमारी ओजोन सब इसी के अंदर आता है। तो ट्रोपोस्फेयर, द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज द क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो मीन्स टर्निंग और चेंजिंग, तो इसको चेंज करना, ट्रोप, ठीक है। अब द कंडीशन द लेयर आर मोर वेरिएबल देन एनी अदर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वी लिव इन ट्रोपोस्फेयर, few properties of troposphere are given, the average height of this layer, ये बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में आती है। तो कहते हैं वो 12 किलोमीटर है। क्या हम जहां रह रहे हैं यहां से लेके एक 12 किलोमीटर का यहाँ कौन आएगा, हमारे पास ये ट्रोपोस्फेयर आएगा। डिपेंड अपॉन द लैटिट्यूड, सीजन एंड प्रेशर, लेकिन बेटे जनरली हम लोग कहते हैं 1 से लेकर 10, 11, 12 किलोमीटर हमारे सारे क्या कहलाएंगे, ट्रोपोस्फेयर कहलाएगी। एक बात आ गई। दूसरी बात हमारे पास यहाँ क्या आ गई, ऑल अगर डस्ट पार्टिकल सारे इसी में मूव करते हैं, हमारे जो वाटर वेपर सारे इसी में मूव करते हैं, हमारे जहाज इसी में चलते हैं, ठीक है। जहाज जितने भी होते हैं, जो एरोप्लेन, सारे इसी एरिया में चलते हैं। ऑल वेदर फिनोमिना सारे बेटे इसी एरिया में, क्लाउड सारे इसी एरिया में है। 70-75% ऑफ एटमॉस्फेयर गैस सारी इसी में पाई जाती हैं, N2O2 वगैरह इसी में पाई जाती हैं। तो ये सारी बेटे बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप देखिए, इनको नोट करने वाली बातें। ये हमारे पास ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है, ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। द एयर ऑफ द दिस लेयर इज वार्मर देन अदर लेयर,
कहते हैं बिकॉज, कहते हैं ये हमारे पास क्योंकि जितनी भी इन्वायरमेंट में जो हमारे अर्थ में जो एक्टिविटी हो रही है सारा कुछ हमारे पास जो है वो कहाँ जा रहा है, टूवर्ड ट्रोपोस्फियर जा रहा है। तो कहते हैं ये जो हमारा पार्ट थोड़ा सा क्या होता है, गर्म होता है बाकी एरिया से, बिकॉज इट इज हीटेड फ्रॉम द अर्थ सर्फेस बिलो। कहते वजह कि हमारी एक्टिविटी क्या करती है, गर्म करती है इसको। अब उसके बाद बात है कि यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है, the layer of air which is warm tend to rise up and cold air flows to the cover space giving rise to wind movement. The temperature decrease at a rate of 6.5। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर जी, कहते हैं हमारे पास पर किलोमीटर क्या होता है, हमारा टेम्परेचर जो है वो ऐसा डिक्रीज करता है, जो जो ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर देता है एज द अल्टीट्यूड इंक्रीज। The change in the temperature, and very important MCQ, the change in the temperature of atmosphere with increase of altitude is called as lapse rate और 6.5 फिक्स है। द एवरेज टेम्परेचर कहते हैं यहाँ पे सरफेस का 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जब आप ऊपर जाएंगे हमारे पास तो -56 कहाँ चला जाएगा, एट द टॉप। तो हमारे बेटे देखिए रेशियो देखें बहुत ज्यादा चेंज है, 15 से लेके -56 सबसे ज्यादा इसमें चेंजेस आ रही हैं। प्रेशर, मॉइस्चर कंटेंट्स एंड डेंसिटी ऑफ एयर आल्सो डिक्रीज विद हाइट। बिकॉज ऑफ दिस पीपल एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एट हाई आल्टीट्यूड। वजह, जब आप हाई आल्टीट्यूड जाएंगे, जैसे बड़े हमारा माउंट एवरेस्ट है, K2 है, नांगा पर्वत है, तब आप वहाँ पहुँचेंगे तो हमारे पास वो जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे उस इन्वायरमेंट में गैसेस की थिकनेस कम हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अभी मैं आपसे बात करता हूँ 159 टॉर की बात कर रहा था, वहाँ जाके हमारा 150 टॉर हो जाता है, 145 टॉर हो जाता है। तो हमारे लंग्स क्या करते हैं, दे आर डिजाइन टू टेक ऑक्सीजन एट 159 टॉर। तो वहाँ जाके क्या होता है, लंग्स में ऐसे सफोकेशन होती है, आपके लंग्स उसमें जो है ऐसा, जब आप खांसेंगे, कफ करेंगे तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है, ऐसा आपका बीपी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपके दिमाग में खून जम सकता है। ये सारी बातें कहाँ पे हैं, ड्यू टू लो प्रेशर ऑफ एयर। नंबर 2 बेटे बात आ गई हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर, द सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर व्हिच इज अबव द ट्रोपो इज कॉल्ड एज स्ट्रेटोस्फेयर। और इसकी बड़ी जो है ना हाइट वो देखिएगा, वो बेटे कहते हैं 12 किलोमीटर, ऑलमोस्ट ये 11 से 50 मीटर तक है अबव सी लेवल। और यहाँ जो बात सुनने वाली वही है बेटे ओजोन लेयर। इसका मतलब क्या, अगर हम कहा जाए ओजोन लेयर की सबसे ज्यादा बेटे कंसंट्रेशन कहाँ पे है, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज द इन केस ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। और ये भी याद रखिएगा, इन केस ऑफ ट्रोपोस्फेयर अगर ओजोन मौजूद हो तो बेटे ओजोन एक्ट एज हमारे पास वो एज अ क्या है, वो पोल्यूटेंट है। हम जहाँ अर्थ में रह रहे हैं, जहाँ पर अभी मौजूद है, सांस ले रहे हैं, अगर यहाँ हमारी ओजोन मौजूद होगी ज्यादा कंसंट्रेट, वो क्या है, एज एक्ट एज पोल्यूटेंट होगी, वो आपका काम खराब करेगी। इसलिए हमारे ओजोन का बेटा ऐसा में लेयर कहाँ पे मौजूद है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में उसको होना चाहिए, जहाँ उसका क्या काम है, ऐसा जो है बाहर से जो रेडिएशन है उनको ब्लॉक करना। तो द मेजर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर हमारे पास ओजोन होगा। द स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन द ओजोन लेयर एट अ हाइट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज ओजोनोस्फीयर। और यहाँ पे सबसे इसकी क्या है, कंसंट्रेशन होती है। तो 30 किलोमीटर की बात याद रखें। ओजोन का बेटे काम क्या है, ये क्या करती है, ये आपके पास यहाँ पे यूवी रेडिएशंस को क्या करती है बच्चे, ब्लॉक करती है। अब हमने क्या पढ़ा है, एनर्जी इज इनवर्स टू लैम्बडा। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो यूवी रेडिएशन का लैम्बडा क्योंकि कम होती है, एनर्जी क्या हाई होती है, तो वो जो हाई एनर्जी रेडिएशन को कौन ब्लॉक करेगा, हमारी ओजोन ब्लॉक करेगी। ओजोन अब्सॉर्ब यूवी रेडिएशंस एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट। जो रेडिएशंस हैं उनसे बचाती है, स्किन को कैंसर को बचाती है और वेजिटेशन को बचाती है। फिर बात आती है तो टेट्रा जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अल्ट्रा रेडिएशंस हैं फ्रॉम सन, ब्रेक डाउन द ओजोन मॉलिक्यूल, और वो ऐसा नीचे क्या करती हैं, ओजोन को डिप्लीट करती हैं आहिस्ता आहिस्ता, और उनकी जो कंसंट्रेशन क्या करती है, वो ऐसा ओजोन में होल क्रिएट करने का सबब बनती है। 1984 की बात है, बहुत एक दफ़ा शोर उठा था क्या भला कि ओजोन पे बहुत बड़ा जो है ना वो शगाफ पैदा हो गया। वजह क्या है जी, हमारे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एसी हैं, फ्रिज वगैरह जो हैं, जब ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर बनाए गए, मैन्युफैक्चर किए गए जापान वगैरह से, उनके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे वो क्या करते थे, ऐसे ऊपर ओजोन पे जाते थे और ओजोन को ब्रेक करके O2 में कन्वर्ट करते थे, और वो जो O2 था उससे हमारी ओजोन का लेयर आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो गई, और हमारे जो इन्वायरमेंट है वो उसमें ऐसे तबाही ज़्यादा होना शुरू हो गई। हमारी जो रेडिएशंस हैं वो ज़्यादा ऐसे अर्थ में आना शुरू हो गई, हमारे जो ज़मीन का एटमॉस्फेयर ऊपर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो बड़ा इसमें शोर उठा। तो उसके बाद रिसर्च हुई और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया, और फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ किया गया, जो क्या करते हैं, जो ऐसे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। अभी देखिएगा ओजोन हमारा O3 O2 में कन्वर्ट, साथ O रेडिकल में आ जाएगा। वेदर बैलून्स एंड जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस रीजन एज द एयर प्रेजेंट इन द एयर इज वेरी थिन। कहते हैं हमारे पास जो आमतौर पे जो जहाज वगैरह मूव करते हैं वो ट्रोपो का एंड
और जो हमारे पास स्ट्रेटो है उसमें मूव करते हैं। वजह कि वहाँ पे क्योंकि इन्वायरमेंट में ऐसा जो है थिकनेस कम हो जाती है गैसेस की, तो बेटे जो हमारे पास जितने भी जहाज़ वगैरह हैं वो 35,000 फीट पे, 30,000 फीट से लेके 50-60,000 फीट पे मूव करते हैं। तो बेटे उनका इतना मूव करने का मतलब ये है कि मैं अभी आपसे बात करते हैं उसकी लेंथ बेटे कितनी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रोपोस्फियर, वो हमारे पास थी ऐसा 12 किलोमीटर। तो बेटे 12 का मतलब ऑलमोस्ट क्या बनता है कि वो कोई तकरीबन, अगर आप समझें तो 12 किलोमीटर का मतलब 12,000 मीटर है। और बेटे अगर हम उसको फीट में कन्वर्ट, तो हमारे पास वही क्या बनती है, 30,000 फीट से लेकर ऑनवर्ड ऊपर बनती है, जहाँ पे हमारे सारे जहाज घूमते रहते हैं। ठीक है, अब कहते हैं यहाँ पे टेम्परेचर देखिएगा, टेम्परेचर यहाँ पे बेटे बहुत अजीबोगरीब है, -56 से लेके 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये देखिए बहुत सर्द एरिया है। ठीक है, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन है विच अब्जॉर्ब यूवी रेडिएशंस हैं, और वहाँ पे सच वहाँ पे गर्मी कम होती है, तो हमारे पास इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि वो -56 चला जाता है। आप इसमें देखिएगा 4 लेयर्स हैं, ट्रोपो है 0 टू 11 है, 15 टू 56 इसकी जो है वो टेम्परेचर होगा, स्ट्रेटो है इसकी ये रेंज है। ये देखिएगा 50 टू 85 हमारे पास -2 से लेकर 292 तक होगा। और हमारे पास जो थर्मोमीटर में क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो गया है, मतलब यहाँ पे रेशियो देखिएगा 92 से लेके तो 1200 पे आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। क्या टेम्परेचर सबसे कम बेटे कहाँ पे है, इसमें है। सबसे ज़्यादा किसमें है, इसमें। वजह ऊपर से क्या आ रही होती है, हमारे पास ऊपर से सनलाइट आ रही होती है, उससे हमारा टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। अब बात है ये कैसे भाई, ये बच्चों कहाँ पे होगा, थर्मो के स्टार्ट में, और ये कहाँ पे होगा, थर्मो के एंड पे। तो हम ये कह सकते हैं 85 के बेटे राउंड बोर्ड क्या होगा, 92 होगा, और बेटे जो 500 का जो हमारे पास जो है किलोमीटर, उसके बाद क्या होगा 1200 सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए करती है लेयर क्लोज टू अर्थ एंड एट द ट्रोपोस्फियर, अपर एज ऑफ ट्रोपोस्फियर, लेयर अबव द ट्रोपोस्फियर है, नंबर 2 लेयर है, इसमें ओजोन है, थर्ड हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर है, एंड एट मीजोपास, और उसके बाद नंबर 4 है लेयर अबव द मीजो, दैट इज कॉल्ड एज द, जो क्या करेगी, सनलाइट को डायरेक्ट अब्सॉर्ब करेगी और इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। ये देखिए बच्चे आगे इसमें ये सारी उसने एक बताया है आपको, आल्टीट्यूड बताया है और साथ ही यहाँ पे टेम्परेचर की बात की गई है। तो ये अभी आपसे बात बेटे क्या हो रही थी, हमारे पास वो जो टेम्परेचर का जो चेंज है वो 6.5 डिग्री जो होता है बाय 1 किलोमीटर जो है यहाँ उसने प्रॉपर शो किया हुआ है। Exosphere is a beyond thermosphere layer. It has transition space between Earth atmosphere and outer space. Due to presence of iron, the thermosphere is also called as ionosphere. इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, बेटे तुम्हारा फायदा क्या है बच्चे, देखिए बात ये है, हमारे पास अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो बड़ी सिंपल बात है, लाइफ पॉसिबल ना हो। वजह, ऑक्सीजन कहाँ मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। हमारी जो वाटर वेपर हैं, जो बादल हैं, जो बारिशें, वो इसी वजह से होती हैं। ओजोन प्रोटेक्ट करती है सब कुछ, ठीक है। उसके बाद फिर ओजोन अब्जॉर्ब करती है हाई एनर्जी रेडिएशंस को। फिर अर्थ का सरफेस है उसको बेटे क्या ये कूल रखती है, ठंडा रखती है। और फिर एक्सेसिव हीटिंग से बचाती है, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ये 50, 55, 60 तक डिग्री जो अब्जॉर्ब करता है, इसको बर्दाश्त कर सकता है। अगर हमारी सब लेयर ना मौजूद हो, अगर बेटे हमारे पास एटमॉस्फेयर मौजूद ना हो, तो हमारी ज़मीन टेम्परेचर वो 85 हो, और 85 पे पूरी दुनिया जो है तबाह हो जाती, खत्म हो जाती पूरी अर्थ जो है। इससे बड़े फायदा ये है। अब उसके बाद ये देखिएगा एक्सेसिव हीटिंग की बात है, सरफेस ऑफ अर्थ को बचाएगी। उसके बाद ये साइकिल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को उसको मेंटेन करती है, फ्लो ऑफ एनर्जी को मेंटेन करती है। हमारे पास जो अर्थ है उसके इन्वायरमेंट का एक सिंक के तौर पे काम करता है। अगर सिंक ना हो, अगर ये एनर्जी ऑब्जॉर्ब ना करे, तो हमारी अर्थ इतनी गर्म हो कि यहाँ पे लाइफ सस्टेन ना करे। उसके बाद बात है हेल्प इन रेडियो कम्युनिकेशंस हैं, कि अगर हमारे पास अर्थ मौजूद है, अर्थ के ऊपर जो एनवायरनमेंट है, यू नो बेटर, हमारी रेडिएशन कैसे मूव करती हैं, बात हमारी रेडिएशन क्या मूव करती हैं, वाया सम जो है वो मटेरियल मूव करती हैं, तो मटेरियल हमारे पास गैसेज ही होंगी। उसके बाद ये हमारे मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट हैं, हमारे एयरक्राफ्ट मूव करते हैं, इसके वजह से इट मेंटेन द हीट बैलेंस ऑफ अर्थ बाय अब्जॉर्बिंग द हीट रेडिएशन, उसको बेटे मैनेज करती है। रिमूवल के तौर पे काम करती है, डिस्पर्स के तौर पे काम करती है, और पोल्यूटेंट को एज सच जो है उनको नलीफाई करती है, कम करती है। एयर पोल्यूशन जो बेटे हमारा सबसे बर्निंग टॉपिक इन दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। एयर बेटे पोल्यूशन क्या चीज़ है भाई, एनी डेट्रीमेंटल चेंज इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन। मतलब हमारे पास जो एयर है, आप उसमें आपकी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या हो, कोई इसमें डेट्रीमेंटल चेंज आए जो हमारे इन्वायरमेंट को खराब करे, दैट इज कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन। और जो हमारे ऐसे जो ऐसी जो हमारे सब्सटेंस जो इस एयर पोल्यूशन का सबब बनती है, देयर कॉल्ड एज पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स। तो एयर पोल्यूटेंट की वजह से इन्वायरमेंट में जो खराबी है, दैट इज कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन। अब खराबी बेटे क्या वो मैन मेड भी है और वो ऐसा नेचुरल भी है।
मैन मेड आपके सारे, जैसे हमारी इंडस्ट्री है, जैसे बच्चे हमारे पास यहाँ डोमेस्टिक व्हीकल्स हैं, बाहर जो रोड पे गाड़ी चल रही हैं, और ये हमारी सारी किस्में आएंगी, इंडस्ट्री है, व्हीकल्स हैं, ये सारा कुछ किस में आएगा, हमारे बर्निंग ऑफ जो वुड है, सारा कुछ किस में आएगा, वो ह्यूमन एक्टिविटी में आएगा। एंड व्हाट अबाउट द नेचुरल, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे जो वॉल्केनोज हैं, जिसे हम हिंदी में ज्वालामुखी कहते हैं, हमारे जो वॉल्केनोज हैं उनमें जो हमारे पास जो ऐसा जो एनर्जी निकलती है, उनमें जो हमारी गैसें H2S SO2 वगैरह निकलती हैं, जो CO2 CO वगैरह निकलती हैं, वो हमारे जो नेचुरल सोर्स है वो पोल्यूटेंट के तौर पे काम करती हैं। तो बात बेटे क्या है कि एयर पोल्यूशन के सबब हमारे ह्यूमन भी है और साथ नेचुरल कुछ ऐसे फिनोमेनास भी मौजूद हैं। तो पोल्यूशन डिफाइंड एज एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ एनी सब्सटेंस इनटू एनवायरनमेंट व्हिच एडवर्सली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन हमारे पास क्या है जी, एयर पोल्यूशन असल में क्या है कि हमारी जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स, जो किस में मौजूद होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो मौजूद होती है बच्चों, उस हमारे पास जो हम उसमें कहते हैं हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसमें जो चेंज आती है, और जैसे हम ये कहते हैं हमारे पास CO2 है, उसकी परसेंट 0.04% है। अगर बेटे हमारे पास उसमें चेंज बढ़ जाती है, हमारी CO2 बढ़ जाती है, वो क्या होगी, एयर पोल्यूशन का सबब बनेगी। हमारे एयर में CO मौजूद है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वो इन्वायरमेंट खराब करेगी। तो बेटे कोई भी चीज़ जो पहले से हमारे एयर की क्वालिटी को खराब करे, एयर की जो हमारे गैसेस की परसेंटेज को खराब करे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दे आर कॉल्ड एज द एयर पोल्यूटेंट, एंड द पोल्यूशन इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। ये देखिए CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, सारे क्या हैं, ये हमारे एयर पोल्यूशन में शामिल होते हैं। अब इसमें कहते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एयर पोल्यूशन में बी डिफाइंड एज द सबस्टांस released to earth by human activity or by natural activity in sufficient concentration, जो क्या करे बेटे, इसके हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट करिए, दैट इज कॉल्ड एज द पोल्यूशन। कि बच्चे देखिए मैं दो बातें पहले बोल दी, क्या मैंने कहा था बच्चों कि आप हमारे पास क्या होगा, नेचुरल सोर्स, या क्या होगा हमारा ह्यूमन एक्टिविटी होगा, दोनों में कोई एक चीज होगी। अब एयर पोल्यूशन has changed in physical, chemical and biological characteristics of the air that cause adverse effect on the human as well as other organism। मेजर एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, मैं बेटे आपको यहाँ इनके मतलब पूरी कैटेगरी देता हूँ बेटे। सबसे पहला हमारा जो पोल्यूटेंट वो पता कौन से हैं, वो CO और CO2 है। CO है, CO2 है, ये हमारे दो बड़े पोल्यूटेंट हैं। अब CO CO2 बेटे कहाँ से, कंबस्टन से, जहां जहां कंबस्टन है वह CO CO2 पक्के हैं। एक बात मत दे, नंबर 1 ये। नंबर 2, फिर नंबर 2 बच्चे हमारे पास आते हैं नॉक्सिस। व्हाट आर नॉक्सिस, वे नॉक्सिस हमारे पास क्या है, NO और NO2 एक्सेट्रा, ये हमारे पास नॉक्सिस हैं, ठीक है। ये नॉक्सिस बेटे कहां से आती हैं, फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से। तीसरी बात, हमारे पास सॉक्सिस हैं। व्हाट आर सॉक्सिस, SO2 है, SO3 है, उसके बाद हमारा H2S है, ये सारे किसमें आएंगे, दे आर कॉल्ड एज सल्फर पोल्यूटेंट, ठीक है। और ये बच्चों कहाँ से आएंगे, हमारे बर्निंग ऑफ से, जो कोल बर्निंग है, सबसे उसमें क्या निकलती है, SO2 और H2S निकलती है। तो बेटे कहने का मतलब ये है, हमारे पास ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, कारखानाज हैं, उसके बाद जो फैक्ट्रीज हैं जैसे भी हैं, वहाँ पे हमारी जब बर्निंग होती है, वहाँ पे ऐसा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन सब से क्या निकलता है, CO CO2 NO NO2 SO2 SO2 SO3 एंड H2S निकलता है उसमें से। अब बेटे इसमें हर जो गैस है, हर बेटे गैस का अपना अपना क्या है, कोई ना कोई एक नुकसान है। अभी हम जाके पढ़ेंगे भी आगे जाके, जैसे हम कहते हैं हमारे पास जो है कुछ बेटे हमारे ऐसे पोल्यूटेंट हैं जो ऐसा जमीन से ऐसा जो हमारी एक्टिविटी से ऊपर जाएंगे और वो उनमें चेंज नहीं आएगा, दे आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। और कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जहां जमीन से निकले ऊपर के ऊपर किसी और से कंबाइन और बाद में क्या वो नई चीज बन गई, कॉल्ड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। दो नुकसान दें, ज्यादा नुकसान दे बेटा हमारा कौन, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, क्योंकि उसको जो है ना वो रिसाइकिल करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे पास ज्यादा जो कॉमन हमारे पोल्यूटेंट जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइम पोल्यूटेंट क्या है, एज सच गए ऊपर, जैसे हमारी बर्निंग हुई CO2 बन गई, प्राइम पोल्यूटेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड बनी, ऊपर चली गई, हमारा प्राइम पोल्यूटेंट है। बट यही जो हमारे पास CO2 है या SO2 है, इन्वायरमेंट में जाके जो हमारे पास वहाँ वाटर मौजूद हैं, जो ड्रॉपलेट्स मौजूद से मिक्स हो, बारिश बरसे उनके मिक्स होकर नीचे आए, तब ये क्या बन गया है, कार्बोनिक एसिड बन चुका है, सल्फ्यूरिक एसिड बन चुका है, NO2 नाइट्रस या नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो जब बेटे इसमें कन्वर्जन होती है तो अब ये क्या बन चुके हैं, सेकंड पोल्यूटेंट बन चुके हैं, और वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। Prime pollutants are substances which are released directly in the air or directly produced by the process। और इसमें क्या शामिल है, इसमें देखिएगा शामिल है कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारे इसमें आएंगे। फिर बात आती है मेजर प्राइम पोल्यूटेंट हमारे पास कौन कौन, देखिएगा सॉक्सिस है,
नॉक्सिस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो कॉल्ड एज वॉक्सिस। तो यहाँ बेटे वर्ड आता है बात का वॉक्सिस, VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड प्लूटेंट, ये कैसे हैं बेटे प्लूटेंट, जो क्या हमारे पास डायरेक्ट प्रोड्यूस तो नहीं होंगे, लेकिन क्या होगा प्राइम प्लूटेंट किसी और से कंबाइन होकर बना देंगे, सेकेंड प्लूटेंट बना देंगे। जैसे उनमें कौन शामिल है, कहते जी हमारे ग्राउंड लेवल ओजोन आ गई, विच इज वन ऑफ द मैनी सेकेंडरी प्लूटेंट मेक अप द फोटोकेमिकल स्मोक। बिसाइड दिस द एसिड रेन हमारे पास आ गई, जिसमें अभी बात कर रहा था किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर था, नाइट्रस नाइट्रिक एसिड की बात कर, जो बड़े इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब अगली बात हमारे पास क्या आ गई, प्लूटेंट्स, भाई कौन से, पार्टिकुलेट एग्जांपल सॉल्ट एंड लिक्विड। बेटे व्हाट है पार्टिकुलेट, हम कहते हैं PM2.5 यानी PM10, पार्टिकुलेट मैटर। उसके आगे साइज है 2.5, ज्यादा डेंजरस है, हमारी बॉडी में चला जाए टूवर्ड्स हमारे लंग्स में पास होकर आगे हमारे वो जो है ब्लड का हिस्सा बन जाता है PM2.5। और बेटे PM10 क्या होता है, PM10, PM स्टैंड फॉर हमारे पास जो पार्टिकल उसका साइज क्या हो, माइक्रॉन, 10 माइक्रॉन हो, थोड़ा बड़ा होता है। और हमारे एज सच वो क्या है, हमारे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जाके वो क्लॉगिंग हो जाता है और उसको एज सच रिमूव करना आसान होता है। गैसीय प्लूटेंट हमारे पास कौन, ऑक्साइड ऑफ कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन, सारे इसी में आएंगे। इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। कहते हैं जो लोग घरों में आग लगाते हैं, किसको, कूड़े को, आप कूड़ा बाहर फेंका, ठीक है, उसको आग लगा दी, सबसे बड़े जो डेंजरस केमिकल किससे बनते हैं, इंसिनरेशन से बनते हैं। इंसिनरेशन क्या चीज़ है, आप जो ओपन एयर में क्या करते हैं, अपने प्लूटेंट को जलाते हैं, शॉपिंग बैग हैं वहाँ पे ऐसा जिससे डेब्रिस होता है, जब उसको आप बर्न करते हैं तो उनसे जो केमिकल बनते हैं वो सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं। उसमें PBN है, PAN है, ये हमारे जो कंपाउंड है ये बहुत डेंजरस हैं। और इसकी बड़ी वजह क्या होती है, आप जब बाहर चीज़ें बर्न करते हैं, या आप क्या कर रहे हैं, हमारे पास फसलें हैं, फसलों को आप आग लगाते हैं, जैसे फसलें हमारी है सच, गंदम की फसल खत्म हो गई, उसके ऊपर नीचे उसका जो रेमिनेंट्स होते हैं उसको आप आग लगाते हैं। मूंजी की फसल है, चावल की फसल है, उसमें जो नीचे उसके पीछे मुड कहते हैं पंजाबी में, ठीक है, वो रह जाए उसको आप आग लगाते हैं, वो क्या कर सारे CO2 और CO वगैरह हमारे जो नॉक्सिस ऑक्सी वहाँ पैदा करते हैं, उससे हमारा इन्वायरमेंट का माहौल बहुत ख़राब होता है। तो ये सारी बेटे बात में लिखी है, इंसिनरेशन की बात की गई है। और बेटे इंसिनरेशन का नुकसान क्या है कि इंसिनरेशन क्या करती है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ केमिकल मौजूद है, हंड्रेड ऑफ केमिकल ऐसे हैं जो हमारे पास एज सच, जिनको आप ये समझ लीजिए कि वो प्लास्टिक से बनते हैं, ऑक्सीडेशन होती इनकी होती है और वो बॉडी में जाकर कभी भी डाइजेस्ट नहीं होते, ना हमारी बॉडी इनको कोप कर सकती है। तो फिर नुकसान क्या, अल्टीमेटली दे आर कार्सिनोजेनिक, वो क्या करेंगे, लंग्स कैंसर क्रिएट करेंगे, उसके बाद हमारे पास वो ब्लड कैंसर क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ 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 क्लॉगिंग होगी काम खराब करेंगे। सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, बेटे पहली बात नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स हमारे पास क्या जी, मैं बेटे पहले क्या बच्चों को बताया कि हमारे पास हमारे पास जो वॉल्केनोज हैं, दे आर द बिग सोर्स। नेचुरल सोर्स हमारे पास क्या है, रॉटिंग वेजिटेशन, वॉल्केनो इरप्शन एंड कंट्रीब्यूट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि हमारे एनिमल सोर्स। अब पार्टिकुलर बच्चे क्या हैं, हमारे पार्टिकुलर बच्चे हम कहते हैं हमारे पास जैसे किसी जगह काम हो रहा है, तामीराती काम हो रहा है, वहाँ पे ऐसा रेत उड़ रही है, मट्टी उड़ रही है, सीमेंट उड़ रहा है, वो क्या कहलाएंगे, पार्टिकुलर मैटर कहलाएंगे। हमारे पास जो अनबर्न कार्बन है, वो जो कार्बन के ड्रॉपलेट छोटे छोटे हैं, जो हमारे पार्टिकल्स हैं, वो सारे किस में आएंगे, पार्टिकुलेट्स में आएंगे। द नेचुरल सोर्स ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स आर वॉल्केनिक eruption, ज्वालामुखी, जो हमारा वॉल्केनो फटा उसमें बेशुमार डेब्रिस निकलता है, वो हमारा बेटे बहुत बड़ा सोर्स किसका है, वो पार्टिकुलेट का सोर्स है। और स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये इतना ज़्यादा होता है कि आमतौर पर उस एरिया में इतनी उसकी इतनी थिकनेस हो जाती है बात उसका, तो उस एरिया में जहाज़ को उड़ाना वो बैन कर दिया जाता है, ठीक है। और जहाँ जहाँ वो गिरता है सच बारिश होती है तो वहाँ पे उस एरियाज में अच्छी खासी मड लेयर बन जाती है, जैसे यहाँ पे ऐसा अभी नवा डेज जैसे पाकिस्तान में वो सैलाब आया है तो ऐसे नीचे डेब्रिस आया है, ऐसे वो डेब्रिस फैला होता है मीलों पे, ठीक है। अच्छा जी, अब बेटे बात के बाद हमारे आगे कार्बन ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ठीक है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों हमारे बड़े मशहूर पोल्यूटेंट हैं। और देखिएगा इसके सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, वॉल्केनो इरप्शन है, सीड जर्मिनेशन है, नेचुरल गैस पर, ये सारे इसमें आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे कहाँ पे आएगी, सबसे बड़ा सोर्स का कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों क्या है, वो हमारा कंबस्टन है। द नेचुरल सोर्स CO2 आर एनिमल्स एंड प्लांट एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है, फायर्स हैं, एमिशन ऑफ फ्रॉम वोल्केनो एरप्शन, सारा क्या करेंगे, CO2 देगा आपको। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कितने बजे हमारे ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ये कहाँ से आएंगे, ये नाइट्रेट्स की कन्वर्शन से आएंगे। फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर कहाँ मौजूद है, हमारे इन्वायरमेंट जो हमारी अर्थ है वहाँ सल्फर मौजूद है। ऐसा वो हमारी वोल्केनो एरप्शन होगी तो क्या होगा, सल्फर किससे कंबाइन होगी, O2 तो क्या बनाएगी, SO2। वो बड़े बड़े जो बादल उड़ रहे होते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड के बादल उड़ रहे होते हैं जिसकी पंजेंट स्मेल होती है।
द मेन सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वो कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन है, जो दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड्स। तो यहाँ पे एग्जाम में सवाल क्या आएगा, हमारे पास कौन सा सोर्स किससे आ रहा है, CO2 कहाँ से आ रही है, CO कहाँ से आ रही है, SO2 कहाँ, ये एग्जाम में सवाल आते हैं। वर्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेटे वर्टाइल का मतलब क्या है, हवा में उड़ने वाले, ठीक है, जो जल्दी हमारे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वर्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज मीथेन प्रोड्यूस बाय वेटलैंड्स एज द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स, दे कंट्रीब्यूट 78%, ठीक है। और उसके बाद नेचुरल मीथेन है, जैसे जहाँ जहाँ हमारे तेल के कुएं हैं, जहाँ पे हमारे इसके जो है वेल्स हैं इसके गैस के, वहाँ से गैस निकल रही होती है, वो क्या करती है, वो असल में वर्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं उसमें। फिर बड़ी बात है कि हमारे एंथ्रोपोजेनिक या मैन मेड सोर्सेज हैं, उसमें पार्टिकुलेट्स कहाँ से आते हैं, हमारी इंडस्ट्री से आते हैं, माइनिंग से आते हैं, कंस्ट्रक्शन से आते हैं। फिर ऑक्साइड ऑफ कार्बन कहाँ से आएंगे, बर्निंग से आएंगे। आप लोग घर में क्या कर रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, उसमें CO2 बन रही है, वो ऊपर जा रही है। आपकी जो गाड़ियाँ, वहाँ धुआं जो है वो हमारा CO2 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो फॉरेस्ट फायर है, जंगलों में आग लगती है, वो भी CO2 बन रही है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बचे, उसके बाद वो आ गई, वो कहाँ से आएगी हमारे पास, वो भी कंबस्शन से आएगी, पावर जनरेशन से आएगी। तो ये जो हमारे दोनों जो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा बेटे कैसे बनती हैं, बाय कंबस्शन, जहाँ जहाँ कंबस्शन होगी वहाँ CO बनेगा, साथ CO2 बनेगी। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये बेटे नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहाँ से आएंगे, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये कहाँ से आते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से, जो हमारे पास धुआं आता है उससे निकलते हैं ये, ठीक है। फर्नेस वगैरह से निकलते हैं, एयरप्लेन से निकलते हैं, पावर जनरेशन से निकलते हैं, ये वहाँ से आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जी कहाँ से आएंगे, अभी आपसे क्या बात हुई थी, कोल बर्निंग से, ठीक है। जो हमारे पास 32% है वो कैसे आती है, कोल बर्निंग से आता है। कोल जो है ये हमारे पास, इवन जो डीजल ऑयल है वो क्या होता है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है। अब जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आएंगे हमारे पास, देखिएगा ये हमारे सोर्स कहाँ से आएंगे, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। हमारे आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, ढक्कन खोला, आप जब वो पेट्रोल डालेंगे, हमारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बाहर जाएंगे। आप उसके बाद गैस है, घर में चूल्हा जल रहा है, उसको आपने बंद किया, उसमें हमारे पास बाहर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जाएंगे। उसके बाद जहाँ रिफाइनिंग हो रही होती है, जहाँ पे तेल को रिफाइन करें, जहाँ पे सच आप गैस को LPG या LNG में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पे सच हमारी गैस बाहर जा रही है, वो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। तो ये क्या है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज मीथेन एक्सेट्रा प्रोड्यूस वेयर देयर आर फॉसिल फ्यूल बर्निंग, माइनिंग और एक्सट्रैक्शन है, देयर आर रिलीज टू द एटमॉस्फेयर wherever fossil fuel are extracted from the earth, whether it is natural gas, coal or petroleum। फिर बड़ी बात CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात, ये कहाँ से आते हैं, हमारे जितने जी आपके जो AC हैं, फ्रिजेज हैं, सारी जो हैं, ये सारा कुछ क्या करे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जो एस बना रही होती हैं, और एस वो हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज होकर जा रहे होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द ग्रुप ऑफ कंपाउंड which contain the element chlorine, fluorine and carbon. At room temperature, they are usually colorless gas or liquid which evaporates easily। जब ऐसा कूलिंग हो रही होती है तो वो ऐसे हवा में इवेपोरेट कर रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं। अक्सर बड़ा मसला ये है कि बच्चे इसका इस्तेमाल बहुत है। इस्तेमाल देखिए क्या है, हमारे पास ये क्या है, एरोसोल स्प्रे में यूज़ हो रहे होते हैं, फोम में यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर में यूज़ करते हैं। लेकिन मसला ये केमिकल अनरिएक्टिव होते हैं, जब जाते हैं कि किसी रिएक्शन के लिए, जब कहाँ जाएंगे, ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे, तो वहाँ जो सनलाइट क्या करती है, उसको किसमें कन्वर्ट करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रेडिकल बन जाते हैं। और रेडिकल क्या करते हैं, ऑक्सीजन रेडिकल किससे कंबाइन होता है, हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। और उनको एज सच बाद में उनको जो है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को डिस्ट्रॉय करके, तो हमारे पास मैं पढ़ रहा था कि एक जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसका जो हमारा एक जो ओजोन रेडिकल है, वो क्या करता है, 10 लाख से रिएक्शन करता है, किससे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो हमारा जो एक रेडिकल है इतना डेंजरस होता है, किसका भला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का Cl रेडिकल या ऑक्सीजन का ओजोन रेडिकल का, 10 लाख हमारे जो है ना वो एज सच मालिक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो देखेंगे हमारे इन्वायरमेंट में इतना काम खराब होता है। अब यहाँ देखिएगा जी, हमारे पास यही बात यहाँ की, ये क्लोरीन CFCs कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ओजोन टू द ऑक्सीजन, उसको कैटलाइज करती है। और ये कहते हैं द ओजोन, द क्लोरीन एटम हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय अ लार्ज अमाउंट ऑफ ओजोन। बेटे मैंने क्या वर्ड बोला, लार्ज अमाउंट मतलब 10 लाख तक, ठीक है। अभी देखिए अगर प्राइम स्टूडेंट है, इसमें हमारे पास एरोप्लेन्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोक्स ऑक्साइड, ये सारा बेटे में आपको ऑलरेडी बात हो गई है। ये बात हो रही थी। अब पीएम किसे कहते हैं, पार्टिकुलर मैटर्स की दो टाइप्स हैं, PM 2.5 और PM 10। 2.5 बेटे 5 का मतलब क्या होगा, इसका साइज होगा 2.5 माइक्रोन, छोटा होता है, एंड इट मे गो टू द ब्लड। और PM 10 हमारा बड़ा होता है, ये ब्लड पे तो नहीं जाएगा, लेकिन वैसे ये सफोकेशन क्रिएट कर सकता है। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, कहते हैं नुकसान क्या है बच्चे, पहली बात है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सफोकेशन करती है। दुनिया में जहाँ जहाँ डेथ होती है, दम घुटने से, रात को आपने चूल्हा जलाया, वहाँ पे ऐसा कोयले की अंगीठी थी, कोयले का वहाँ पे सेटअप था, वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही होती है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो वो क्या करती है, सफोकेशन करती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आएगी हमारी बॉडी में जाके, आपको सांस नहीं आएगा, हमारे जो आपके जो टिश्यू जो काम करना छोड़ देंगे, आपकी डेथ हो जाएगी, सफोकेशन।
कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहते बच्चे ये क्या करती है, इसका मेरे मेन नुकसान पता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मेन नुकसान बेटे क्या है, सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि ये क्या करती है, यह असल में हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर जमा होकर एज ए ब्लैंकेट काम करती है, और जो रेडिएशन हमारे पास क्या करती हैं, ऊपर से आती हैं, उनको पास होने देगी, जब वो वापस जहाँ जाती है उनको वापस होने से रोकती है, तो ये क्या करते हैं, कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है। ये लिखा हुआ सल्फर डाइऑक्साइड बेटे, ये भी हमारे पास क्या है, सांस के मसाइल का सबब बनती है। उसके बाद ये क्या करती है, एसिड का पार्ट बनती है। फिर बात हमारे पास आ गई जी नाइट्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा एंड था इस लेक्चर का। थैंक यू सो मच।